फ़ोन नंबर जमशेद के सामने रखे थे। दोनों नंबर अलग अलग नामों से थे, लेकिन एक खानम और दूसरा साईं लोग का नंबर था। उसने दोनों नंबरों से मुतल्लिक यही इंक्वायरी करवाई थी कि वो किस एड्रेस पर लगे हैं। उनमें से एक खानम के बंगले का और दूसरा साईं लोग के आस्थाने का नंबर था। हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों सिर्फ इनकमिंग लाइनें थीं, उनसे कोई कॉल नहीं की जाती थी। यहाँ सिर्फ कॉल रिसीव की जाती थी, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता था कि ये दोनों कितने खसूसी और अहम नंबर हैं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने अपने मातहत को परवीन को लाने का इशारा कर दिया। एक मर्तबा फिर परवीन की जान निकल गई। वही बला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसका रवैया बदला हुआ था। वो परवीन को साथ लेकर एक कमरे में पहुंच गई जहां बाथरूम मौजूद था। अंदर तुम्हारे कपड़े रखे हैं, 10 मिनट बाद मैं तुम्हें लेने आ रही हूं, उसने परवीन की रहनुमाई बाथरूम की तरफ करते हुए कहा। परवीन चुपचाप बाथरूम में घुस गई और वाकई 10 मिनट से पहले तैयार होकर वापस हो गई। 10 मिनट बाद वो आ गई। चलो, उसने परवीन के आगे चलते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उस कमरे तक ले आई जहां कैप्टन जमशेद उसका मुंतजिर था, जिसने बड़ी खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया। मैडम के लिए काफ़ी भेज दो, मेरे लिए कुछ देर बाद चाय भेज देना, उसने लड़की से कहा, जिसने दोनों पाउंड जमा कर उसे अतात दी और बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही परवीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जमशेद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे इल्म है तुम्हारे साथ यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या किया जाए। जब साईं लोग और खानम भी तुम्हारी मदद से इनकार कर दें तो कोई क्या कर सकता है। उसने अपने आखिरी फिक्रे का शदीद रद्द अमल परवीन के चेहरे पर देखा था। मैं समझी नहीं, आप लोग मुझे पागल करने पर तुले हैं, वो फट पड़ी। रोना नहीं, वरना वो फिर आ जाएगी। तुम्हारा या तुम्हारे मालकान का कोई कसूर नहीं। यहाँ के असूल ही निराले हैं। यहाँ गद्दा घोड़ा एक बराबर है, और जो एक मर्तबा इस इमारत में आ जाए उसके तो खून के रिश्तेदार उसे पहचानने से इनकार कर दिया करते हैं। तुम साईं लोग और खानम की दूर की रिश्तेदार भी नहीं। देखो परवीन बीबी, अगर तुम इस गलत फहमी का शिकार हो कि तुम्हें खानम बचा लेगी तो तुम्हारी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। अब तुम्हारी हैसियत वो नहीं रही जो कभी थी। हुकूमत सेठ हांडीवाला के कत्ल के बाद से उसने जानबूझकर आखिरी फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। परवीन को ऐसे लगा जैसे उसकी जान अभी बदन से निकल जाएगी। कि क्या कह रहे थे आप? आखिरी अधूरे फिक्रे ने बाकायदा उसके बदन पर लर्जा तारी कर दिया था। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि डाकू हुक्मदाद 3 रोज पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसने बताया है कि सेठ हांडीवाला को तुमने अगवा करवाया था। जमशेद ने अचानक ही उसके असाब पर बम चला दिया। बकवास करता है वो हरामजादा, उसने हमें अगवा किया था। उसने सेठ साहब को कत्ल किया है। उसने मुझे, वो अपनी जगह से करीबन उछलकर खड़ी हो गई। कैप्टन जमशेद का तीर ऐन निशाने पर लगा था। वो अब गेम हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम बराबर की गुनहगार हो। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसने तुम दोनों को अगवा किया था? जमशेद के मुंह से बात अभी निकली ही थी कि परवीन ने सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। इस दरमियान उसके लिए काफी भी आ गई। जमशेद जानबूझकर उसे रोने का मौका दे रहा था। बिल आखिर उसने कह दिया, देखो परवीन, अगर तुम समझती हो कि रोने से जान छूट जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रोना शुरू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, खसूसन इन हालात में जबकि खानम ने भी, मत नाम लीजिए उस हरासा का मेरे सामने। उसने खानम के नाम पर रोते रोते भड़क कर उसकी बात काट दी। मुझे तो इल्म है, क्योंकि साईं लोग ने हमसे हाथ मिला लिया है। उसने खानम के सारे कारनामे हमें बता दिए हैं। देखो परवीन, तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, तुम्हारा कैरियर बड़ा शानदार है। यहाँ तुम्हारी हड्डियाँ गल जाएंगी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इज्जत से बाकी ज़िंदगी बसर करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारा बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सा नहीं तो तुम कल सुबह रिहा कर दी जाओगी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि खानम और साईं लोग से मुतल्लिक
तुम्हारे पास जितनी भी मालूमात हैं वो हमें दे दो। इस बात की जमानत भी हम देंगे कि वो तुम्हारा बाल बेकार नहीं कर सकते। साईं लोग तो हमारे साथ शामिल हो चुका है, खानम आज गिरफ्तार हो जाएगी। यूं भी अब वो तुम्हारे काम के नहीं रहे। उसने परवीन की तरफ बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी भरी नजरों से देखकर कहा, मैं तैयार हूं। परवीन ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ठीक है। उसने अपने सामने रखे टेप रिकॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। ठहरो, पहले तुम नाश्ता कर लो। जिस तरह उन जालिमों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और जितनी मजलूम तुम मुझे दिखाई दी हो, उसके बाद से मैंने भी खाना नहीं खाया। परवीन बीबी, हम भी आखिर इंसान हैं, तुम्हारी तरह गोश्त पोस्ट के बने इंसान। हमारे सीनों में भी दिल धड़कते हैं, लेकिन ये ड्यूटी का तकाजा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां इसलिए तो नहीं होती कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, लेकिन जिस मुल्क का हम खाते हैं उसका हलाल भी तो करना पड़ता है। ज़रा सोचो परवीन, अगर ये मुल्क ही न रहा तो तुम्हारा ये हुस्न और जवानी तुम्हारे भी किस काम आए। कभी तुमने सोचा शायद तुम उसे मामूली सी बात समझो, लेकिन तुम मेरी पसंदीदा अदाकारा हो। काश हम इस तरह ना मिले होते। उसने परवीन को अच्छा भला नॉर्मल कर दिया था। उसकी बात के खात्मे पर एक जहर खंदा सी मुस्कुराहट परवीन के होंठों पर जागी। शायद वो ज़मीर की मुलामत का सामना कर रही थी। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया, जिसके बाद उसने टेप का स्विच ऑन कर दिया। परवीन बोलने लगी और बोलती चली गई। उसने 3 घंटे तक आहों और सिसकियों के दरमियान अंधे हुए गले से कभी नॉर्मल आवाज से अपना तवील बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें खानम, साईं लोग और वडेरा सोलंकी से मुतल्लिक इतनी बेशुमार जराइम की कहानियां थीं कि हुकाम सिर्फ इस बयान पर तीनों को गोली से भी उड़ा देते तो मुकम्मल इंसाफ न होता। उसने अपने होश संभालने के बाद अपनी घर से खानम तक का सारा सफ़र, उसके जराइम की मुकम्मल तफसीलात, ह्यूमन राइट्स की आड़ में मुल्क में खेले जाने वाला घनौना खेल, एक एक तफसील बयान की थी। इस बयान से एक बात साफ ज़ाहिर थी कि उसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग राह के लिए भी काम कर रहे हैं। वो तो अपनी मजबूरियों के हाथों आज तक ब्लैकमेल हो रही थी। मौजूदा जिंदगी के एवज उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने अंदाज़ा कर लिया था कि वो बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सेदार नहीं। इस बेचारी को तो ये इल्म भी नहीं था कि सेठ हांडी वाला को खानम ने अगवा करवाया था। उसे तो सिर्फ ये हुक्म मिलता था कि फलां शख्स के साथ रात गुजारो और फलां काम के लिए रजामंद कर आओ। यही कुछ उसने किया था। बयान के खात्मे पर वो निडाल सी होकर गिर पड़ी। जमशेद की हदायत पर उसे इज्जत के साथ एक आरामदेह कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसने परवीन से कह दिया था कि उसे फौरन आज़ाद करना उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ होगा। परवीन ने उसे कहा था कि अब वो खुदा के बाद सिर्फ उसे अपना सहारा मानती है। आज के बाद वो कभी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगी, ना ही अपने वालिदैन के पास जाना पसंद करेगी। उसके बयान की रिकॉर्ड शुदा कापियां फौरन आला हुकाम को रवाना कर दी गई थीं, लेकिन उनमें सियासी आला हुकाम नहीं बल्कि मातृ वतन के वो फर्जंद थे जिसका जीना मरना इस मुल्क के लिए था। इस दरमियान ISI ने खानम सोलंकी और साईं लोग के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया था। उनकी लम्हा लम्हा की खबर रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह सर जोड़कर बैठे थे। 3 घंटे के मुसलसल अजलास के बाद बिल आखिर उन्होंने मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला कर लिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।